कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना का शेष भाग। और अंतिम राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यह शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अवधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखाने के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति, राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या राजनीति का सरोकार शक्ति से है, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है? क्यों कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, क्योंकि उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। राज्य विहीन समाज 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानवविज्ञानियों द्वारा किए गए राज्य विहीन समाजों के अनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बनाए रखी जा सकती। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियाँ हैं, फिर भी क्या राज्य विहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताएं राज्यों के समाजों में भी विद्यमान नहीं है? राज्य की संकल्पना। राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार की एक राजनीतिक तंत्र, नागरिक सेवा कार्मिकों के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। क्रियाकलाप। पता लगाया कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मतदान और सार्वजनिक पद पर खड़े होने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है? क्या शक्ति अपने व्यापक अर्थ में संसद और अन्य संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक उपयोगी संकल्पना होगी? क्या परिवारों और घरों में विद्यमान श्रम विभाजन महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है? ज्ञात करें कि संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसने राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलनों के दो प्रमुख उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल है। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपने इच्छानुसार रहने की जगह चुनने की, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार शामिल है।
क्रियाकलाप आप देखें, सामाजिक अधिकार कानून न करने वाले विभिन्न राज्यों के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, पता करें कि इसके बारे में क्या सफाई दी जाती है, चर्चा करें और देखें कि क्या आप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच कोई संबंध देख पाते हैं। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती हैं। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों की बड़ी जनसंख्या को मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल स्वास्थ्य लाभ, अब यहाँ पे क्रियाकलाप देख लें, ऐसी घटनाओं की सूचनाएं एकत्रित करें जो सार्वभौमिक अंतर संबंधित विकास को दर्शाती हैं। साथ ही प्रजातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय मतभेदों को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें। चर्चा करें कि राजनीति और अर्थशास्त्र उनमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूहों, जैसे अपने परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रखता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ प्रकट हुआ है। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्र सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र के अध्ययन में ही नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण में रही है। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं, अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे महिला या पर्यावरण आंदोलन से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्याय 1 में हमने देखा है कि कैसे समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंताओं से अलग है। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वरीय मीमांसीय अध्ययन से कई तरीके से अलग है। पहला, यह धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है के बारे में अनुभविक अध्ययन करता है। दूसरा, यह तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा, यह समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। अनुभविक पद्धति का अर्थ है समाजशास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समान स्तर पर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबद्ध करके ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है, हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं, अनुष्ठान या समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या भोजन नहीं करना,
कुछ दिनों का उपवास रखना और इसी प्रकार अन्य कार्य शामिल होते हैं। क्योंकि आनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबद्ध होते हैं, अतः इन्हें प्रायः सामान्य जीवन की आदतों और क्रिया विधियों से एकदम भिन्न रूप में देखा जाता है। दैवी सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतया कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्राय व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं। सामान्यतः ये नियमित समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में आयोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इस बात पर विचार करें कि विभिन्न धर्मों के सदस्य पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते, जूते उतारते हैं या विशेष प्रकार के वस्त्राण करते हैं आदि। इन सब में जो बात समान है वह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना। एमिल दुर्खाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीज़ों से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास जुड़ा होता है इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और चीज़ों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए चलिए हम एक प्रश्न पूछते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ बहुत निकट संबंध रहा है। जैसे इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे विभिन्न जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति को निजी आस्था का मामला नहीं कहते, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है। धर्म का यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है कि समाजशास्त्र शक्ति को कैसे व्यापक संदर्भ में देखता है। राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्री हित में है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म की दृष्टि भूमिका की जानकारी देती हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? मैक्स वेबर 1864-1920 के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा ने आर्थिक संगठनों के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई। इसका अभिप्राय है कि संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना में भी विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में। यह पहले से निश्चित था, क्योंकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नरक। लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे, कार्य की इच्छा के संकेत देखने लगे। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि वह अपने व्यवसाय में दृढ़ और सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं था, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मितव्ययता से रहने का था। इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवाद के क्षेत्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक लाभ होता है, जिसके बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती है। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम है कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियाँ हमेशा और अनिवार्यतः धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियाँ और लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी कभी निर्धारित भी करते हैं।
विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। इसलिए समाजशास्त्रीय रूप से यह पूछना महत्वपूर्ण है कि मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग है और अन्य भागों में अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतः संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाजों में सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से की भूमिका निभाता है। धार्मिक प्रतीक एवं अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस प्रकार करता है, यह जानने के लिए ये सारांश आप इसका अध्ययन करें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है। यह भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है। इन सभी मामलों में सामान्य बात है शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। समाजशास्त्र इस आवश्यकता को समूह की विरासत के प्रेषण संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है। साधारण समाजों और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे। जटिल समाजों में हमने देखा है कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है। घर से इसके आगे चलें, इसके पहले हम आप इसे देख लेते हैं। अनेक बाहरी तत्वों ने धार्मिक विशेषज्ञों के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक में नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद पुरोहितों का जीवन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गया। अब बेटे और बेटियों को विद्यालय भेजा जाता है और पारंपरिक कार्यों से भिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य तीर्थ स्थानों की तरह नासिक में भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अन्य अतिरिक्त केंद्र उत्पन्न हो गए। किसी तीर्थयात्री के लिए ताम्र पात्र में गोदावरी का पवित्र जल भर ले जाना सामान्य क्रिया थी। ताम्रकारों ने यह पात्र प्रदान किए। तीर्थयात्री भी इन पात्रों को खरीदते थे जिन्हें घर ले जाकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों में उपहार के रूप में बांटते थे। काफ़ी समय तक नासिक को पीतल, ताम्र और चांदी के दस्तकारों के लिए जाना जाता था। चूँकि उनके पात्रों की मांग अनियमित और अनिश्चित होती थी, अतः घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। अनेक दस्तकार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों और व्यापारों में चले गए थे। कार्यों का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाओं, राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय की भी उत्पत्ति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकेंगे? ऐसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यही चीज़ इसे उस सरल समाज से अलग करती है जो परिवार, नातेदार, जनजाति, जात या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाजों में विद्यालयों की रचना एक रूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं, जैसे कोई विद्यालय के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर सकता है कि आप मानकीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं। एमिल दुर्खाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी सामाजिक श्रेणी के हों। दुर्खाइम की शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकार्यवादी समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकार्यवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है, संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक, यह चित्र देख लें आप, किस प्रकार से बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। चित्रों की विवेचना कीजिए। 2 प्रकार के विद्यालय हैं।
का साधन भी जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार होता है। ये चित्र देख लें आप, चित्रों की विवेचना करें। बाल मजदूरी महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए चयन का साधन भी जो व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं और स्तरीकरण की प्रकारात्मक समझकर हमारी चर्चा का पुनः स्मरण करें। समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का परिणाम है। दूसरे शब्दों में यह अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालय में जाते हैं। क्योंकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालयी शिक्षा संभ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा देती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। तथा ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में छोड़ देते हैं। क्रियाकलाप। छोटे बच्चों के एक विद्यालय के अध्ययन से पता लगता है कि बच्चों ने सीखा है कि कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कार्य संबंधी क्रियाकलापों में कोई भी या अध्यापक द्वारा निर्देशित सभी क्रियाकलाप होते हैं। कार्य अनिवार्य है और खाली समय के क्रियाकलापों को खेल कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करें। इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय आए तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती हैं। जैसे 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। और उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती हैं कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। स्मरण है कि हमने कैसे अध्याय 1 में इस पुस्तक को आरंभ किया था। किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की आपकी समझ अब इस प्रक्रिया की सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। आप देखें, शब्दावली, जो नई शब्दावलियाँ आते हैं उनके आशय या अर्थ या मायने क्या है, यह प्रत्येक विद्यार्थी को, जो अध्ययन करने वाला है, उसे पता ही होना चाहिए। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। श्रम विभाजन कार्य का विशिष्टीकरण जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक उत्पादन प्रणाली में लगाया जाता है। सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक स्वरूप होता ही है, तथापि औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया है। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है। लिंग प्रत्येक लिंग के सदस्यों के व्यवहार के बारे में उपयुक्त समझी जाने वाली सामाजिक अपेक्षाएं लिंग को समाज के मूल संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। आनुभविक जांच समाजशास्त्रीय अध्ययन के किसी निश्चित क्षेत्र में की गई तथ्यात्मक जांच। अंतर्विवाह जब विवाह किसी विशेष जात, वर्ग या जनजाति समूह में किया जाता हो। बहिर्विवाह जब विवाह को संबंधित समूह से बाहर किया जाता है। विचारधारा ऐसे साझे विचार या आस्थाएं जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्यायोचित सिद्ध करते हों। विचारधारा ऐसे सभी समाजों में पाई जाती हैं जिनके समूहों के बीच व्यवस्थित और गहरे तक बैठी असमानताएं पाई जाती हैं। विचारधारा की संकल्पना शक्ति की संकल्पना से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूहों में पाई जाने वाली शक्ति के अंतर को वैध ठहराती हैं। वैधता विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के न्यायपूर्ण और वैधानिक होने की आस्था। एक विवाह जिस विवाह में केवल एक पत्नी और एक पति हो। बहुविवाह जिस विवाह में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी और महिला के एक से अधिक पति हो। बहुपति प्रथा जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति हों। बहुपत्नी प्रथा जिस विवाह में एक पुरुष के अनेक पत्नियां हों। सेवा उद्योग
निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित उद्योग जैसे पर्यटन उद्योग। राज्य समाज, ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो। राज्य विहीन समाज, ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। सामाजिक गतिशीलता, एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय में जाना। प्रभुसत्ता, एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन। विद्यार्थियों के लिए यह अभ्यास के प्रश्न है। ज्ञात करें कि आपके समाज में विवाह के कौन से नियमों का पालन किया जाता है। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए परीक्षणों से अपने परीक्षण की तुलना करें और उसकी चर्चा करें। ज्ञात करें कि व्यापक संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार में सदस्यता, आवासीय प्रतिमान और यहाँ तक कि पारस्परिक संपर्क का तरीका कैसे परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए प्रवास। कार्य पर एक निबंध लिखिए। कार्यों की विद्यमान श्रेणी और एक किस प्रकार बदलती है, दोनों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें, वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन करता है। इन सभी प्रश्नों का विद्यार्थी अभ्यास करेंगे और इसकी पूर्ण तैयारी करेंगे। इसके साथ आप देखें, सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। अपनी पढ़ाई और वैयक्तिक परीक्षणों दोनों का इसमें प्रयोग करें। चर्चा कीजिए कि सामाजिक संस्थाएं परस्पर कैसे संपर्क करती हैं। आप विद्यालय के वरिष्ठ छात्र के रूप में स्वयं के बारे में चर्चा आरंभ कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार एक आकार दिया गया, इसके बारे में भी चर्चा करें कि आप इन सामाजिक संस्थाओं से पूरी तरह नियंत्रित हैं या आप इनका विरोध या इन्हें पुनः परिभाषित कर सकते हैं। सहायक पुस्तकें, वो विद्यार्थी जो सामाजिक संस्थाओं को समझना चाहते हैं, विशेषकर वे इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं जो आपके सम्मुख रखा जा रहा है। इसके लिए हम विशेषकर एनसीईआरटी के आभारी हैं, जहाँ से हमने सामग्री ली है और एनसीईआरटी के आधार पर ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम या यह कहा जाए कि इसके आंकड़े ही मान्य हैं। और इसी के साथ सामाजिक संस्थाओं को समझना कक्षा 11 अध्याय 3 का यह अध्याय पूर्ण होता है।